हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज फोर्थ सेशन है, फोर्थ क्लास है यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसमें आज के सेशन में लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, वोकैब और ग्रामर सेक्शन सारे पोर्शन जो है सारे पोर्शन से लिए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी साल में पूछे हुए हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, विच वॉज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। गाल्सवर्दीज का फर्स्ट प्ले, गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा था? लॉयलिटीज था, जस्टिस था, द सिल्वर बॉक्स था या जोसेलिन था? तो द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी वॉज क्या था? द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जो है वो गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले था। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच ईयर वॉज गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मतलब कि गाल्सवर्दी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किस वर्ष दिया गया? तो किस वर्ष नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला था इनको? क्या 1930 में, 33 में मिला था, 1932, 1930 या 1929? तो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर अवार्डेड टू गाल्सवर्दी वॉज कब? 1932 में। इन द ईयर ऑफ 1932 गाल्सवर्दी वॉज अवार्डेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। एंड ऑन दैट टाइम, चूँकि ये जो है नवंबर या दिसंबर में इनको बुलाया गया था, उस टाइम जो है इनका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं था, इसलिए ये गए नहीं थे। और क्योंकि इनकी इसके बाद जो है 1933 में 31 ऑफ जनवरी, कब इनकी डेथ हो जाती है? 31 जनवरी को इनकी डेथ हो जाती है 1933 में। और 1932 में इनको नवंबर में ये नोबेल प्राइज़ के लिए अवार्ड किया गया था। तो ये इस अवार्ड को लेने के लिए नहीं जा पाए थे, लेकिन ये अवार्ड इनको मिला था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटेन अंडर द सीडोनिम ऑफ। अब सीडोनिम मतलब होता है कह सकते हैं फेक नेम या छुपा हुआ नेम, दैट इज नोन एज सीडोनिम। तो उनके नाम की जगह कोई एक उपनाम भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? उपनाम। किसी अन्य नाम से वो कुछ प्लेस अपना लिखे थे, कुछ नॉवेल्स राइट किए थे, तो वो सीडोनिम वो उनका क्या था जिसके अंडर वो सारे अपने राइटिंग्स किया करते थे इन द बिगनिंग ऑफ हिज करियर ऑफ राइटिंग लिटरेचर। तो वो वर्क था, वो सीडोनिम था उनका जॉन सिन जॉन। गाल्सवर्दी का नॉवेल्स जो स्टार्टिंग में लिखा गया वो किस सीडोनिम के अंडर में अंतर्गत आता था? वो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये तो जॉन सिन हो गया, ये नहीं होगा, आइजैक नहीं होगा, एलिया नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जॉन सिन जॉन। जॉन सिन नहीं होगा, जॉन सिन जॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। मतलब गाल्सवर्दी का कौन सा वर्क जो है वो उनका मास्टरपीस के नाम से जाना जाता है? क्या वो द पैट्रिशियन है, द फ्रीलैंड्स है, द फोरसाइट्स सागा है और द फ्रेटर्निटी है? कौन सा वर्क ऐसा है जो उनके मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है? तो गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज नोन एज द फोरसाइट्स सागा। इसका पूरा नाम क्या है? द इंडियन फोरसाइट्स सागा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन, गाल्सवर्दी मास्टरपीस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि गाल्सवर्दी के जो प्ले थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, किससे रिलेटेड थे? मोस्टली उनके प्ले जो उनका थीम हुआ करता था वो किस प्रॉब्लम को, किस टॉपिक पे था, किस विषय से, किस थीम से रिलेटेड था? तो ऑल प्लेज ऑफ गाल्सवर्दीज आर, मतलब क्या उनके सारे प्ले मेलो ड्रामा थे? नहीं। गोथिक थे? नहीं। और क्लोजेट भी नहीं थे। क्लोजेट क्या होता है? क्लोजेट वो पोइट्री होती है या वो ड्रामा होता है जो कि केवल रिटन मतलब रीडिंग के लिए होता है, प्ले करने के लिए नहीं होता है, दैट इज नोन एज क्लोजेट।
अब आइए देखते हैं तो क्या होता है। ऑल प्लेस ऑफ गाल्सवर्दी आर सोशल ट्रेजेडी, मतलब जो गाल्सवर्दी के जितने भी वर्क थे वो मोस्टली क्या थे, सोशल प्रॉब्लम पे थे। किस पे थे? सोशल प्रॉब्लम और इनजस्टिस पे थे, मतलब लोगों के साथ हो रहे अन्याय पे थे, सोशल सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड उनके मोस्टली वर्क थे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ। अब गाल्सवर्दी का जो फेमस प्ले है सिल्वर बॉक्स वो किससे डील करता है, किस थीम से है, किस टॉपिक पे बना है, किस थीम पे वो बना है? द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, क्या पावर की इनइक्वालिटी पे है उसकी थीम? द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर, द इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीज़न। तो मनी डिवीज़न जैसा उसमें कुछ भी नहीं है, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर भी नहीं है वहाँ पे, और द इनइक्वालिटी ऑफ पावर भी नहीं है। प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ किससे? द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। सिल्वर बॉक्स किससे? इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गाल्सवर्दी वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब। अब पेन इंटरनेशनल के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट कब चुने गए थे, किस ईयर में चुने गए थे? 1920, 1921, 1922 या 1923? तो पेन इंटरनेशनल का जो है 5 अक्टूबर 1921 में ये क्या किया गया था, फाउंड किया गया था, मतलब इसका फाउंडेशन रखा गया था। ये स्टार्ट हुआ था कब? 5 अक्टूबर 1921 में पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था और उसी साल इन्हें प्राइज़ मिली थी। तो कब हो जाएगा? इन 1921, मतलब गाल्सवर्दी was elected as first president of the Pain International Literary Club in the year 1921। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था या इस्टेब्लिश कब हुआ था पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब? ये हुआ था 5 अक्टूबर 1921 को। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन। गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? तो गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867, 25 अगस्त 1867, 10 सितंबर 1876 और 14 जुलाई 1867। तो गाल्सवर्दी का जो है बर्थ तो हुआ था 1867 में। अब इन विच मंथ और विच डेट हुआ था? तो गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867, मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। और उनकी डेथ कब हुई थी? गाल्सवर्दी की डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933, यानी कि डेथ हुई थी, बॉर्न हुए थे 14 अगस्त 1867 को, और इन द एज ऑफ 65 उनकी डेथ हो गई थी क्या? 31 जनवरी 1933 को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज गाल्सवर्दीज फार फ्रॉम द फोर विंड्स। जो इनकी फार फ्रॉम द फोर विंड्स थी वो कलेक्शन किसका था? इनका फ्रॉम द फोर विंड्स जो वर्क था वो किसका कलेक्शन था? क्या वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, नॉवेल था या ड्रामा था? तो वो न कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, न नॉवेल था और न ही ड्रामा था। वो क्या था? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज था। दैट वाज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि फ्रॉम द फोर विंड्स, फ्रॉम द फोर विंड्स इज द कलेक्शन ऑफ क्या? शॉर्ट स्टोरीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ।
अब दिया है कि मिल्टन किस एज में ब्लाइंड हो गए थे। तो मिल्टन वॉज बिकम, ये हम लोग जानते हैं कि मिल्टन वॉज बिकम एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, मतलब वो जब completely blind हो गए थे, on that time he has completed his 44 years, मतलब वो 44 ईयर्स के हो चुके थे। और वो ईयर कौन सा था? 1652। इन दी ईयर 1652 मिल्टन completed 44 years of his old and on that time he became completely blind। सो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है हु सेड मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर के पोएटिकल सन किसने कहा मिल्टन को? मतलब है हु सेड मिल्टन, किसने मिल्टन को कहा कि मिल्टन जो है पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर हैं? तो ये कहा उनको जॉन ड्राइडेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन ड्राइडेन सेड मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मिल्टन्स एरियोपैजिटिका इज ऑल अबाउट। अब एरियोपैजिटिका किसके लिए लिखी गई थी? तो एरियोपैजिटिका एक क्या है? इनका प्रोज वर्क है। एरियोपैजिटिका, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कि एरियोपैजिटिका क्या है? प्रोज है, पोएट्री है, ड्रामा है, नॉवेल है, क्या है? तो एरियोपैजिटिका प्रोज वर्क है और वो फ्रीडम फॉर प्रेस है। फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है, मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई थी या जो उसके लिए जो पहल की गई थी उसके बारे में मिल्टन ने यहाँ इसमें लिखा है कि प्रेस की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। अपने पोएट्री को, अपने विचारों को, अपने भावों को बिना किसी लाइसेंस के थ्रू, बिना परमिशन के थ्रू हम अपने हिसाब से लिख सकें, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए थी, इस तरीके की डिमांड की थी। उस पे ये लिखा हुआ, उस थीम पे लिखा हुआ है एरियोपैजिटिका बाय जॉन मिल्टन। तो कौन सा हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ मैन, फ्रीडम ऑफ वुमन, रिलीजन, ये कोई भी नहीं है। ये क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। मतलब एरियोपैजिटिका इज अ प्रोज वर्क विच रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन की स्टाइल है राइटिंग की, वो किस नाम से जानी जाती है? वीक स्टाइल के नाम से, हारमोनियस स्टाइल के नाम से और स्कैटर्ड स्टाइल के नाम से। तो मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट की रिटेन स्टाइल है दैट इज़ नोन एज ग्रैंड स्टाइल, मतलब शानदार। ग्रैंड मतलब शानदार। ग्रैंड स्टाइल के नाम से मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है मैनोआ एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन। अब किस प्ले में ये हैं? तो ये मिल्टन द्वारा लिखी एक प्ले है। मिल्टन द्वारा है कौन सा? सैमसन एगोनिस्ट्स। सैमसन एगोनिस्ट से लिया हुआ ये कैरेक्टर है मैनोआ एंड डेलिया। और मैनोआ कौन था? डेलिया जो है, डेलिया क्या है? सैमसन एगोनिस्ट की, सैमसन की वाइफ है, सेकेंड वाइफ। डेलिया सैमसन की सेकेंड वाइफ है और मैनोआ उनके फादर का नाम है। तो दिस कैरेक्टर बिलोंग्स टू द, किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, किस वर्क के हैं ये, किस ड्रामा के हैं? सैमसन के हैं। सैमसन क्या है? एक तरीके का क्लोजेट ड्रामा है जो कि केवल रीड किया जा सकता है, न कि परफॉर्म करने के लिए लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आइए अगला देखते हैं। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज ए। वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड है वो क्या है? फिलोसफिकल पोएम है, बैलाड है, एलिजी है या ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है? तो वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड है वो क्या है? एक तरीके का पोएम है। और वो कैसी पोएम है? वो ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन
क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज रिलेटेड टू या विच काइंड ऑफ वर्क इज, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिरिकल फॉर्म में लिखी हुई है, सोनेट फॉर्म में लिखी हुई है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है और बैलाड में लिखी हुई है। तो मिल्टन की जो सोनेट है, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है, जो कि ग्रैंड स्टाइल मानी जाती है इनके राइटिंग के स्टाइल पैराडाइज लॉस्ट की, वो क्या है, एक ब्लैंक वर्ड्स है। और ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स में एम्बिक मीटर पेंटामीटर होता है लेकिन अनराइम्ड होता है। क्या होता है, एम्बिक पेंटामीटर होता है, मतलब मीटर होता है लेकिन क्या होता है, राइम नहीं होता है, उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है, दैट इज़ नोन एज ब्लैंक वर्ड्स। तो पैराडाइज लास्ट में एम्बिक मीटर है लेकिन तो क्या है, राइमिंग स्कीम नहीं है, इसलिए ये क्या है, ब्लैंक वर्ड्स के फॉर्म पे लिखी हुई जानी जाती है। तो सी विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आइए 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पोएम विथ नो मीटर, अ पोएम विथ नो मीटर और राइम, मतलब जिस पोएम में ना कोई मीटर हो और ना कोई राइमिंग स्कीम हो, दैट इज़ नोन एज लिरिक, नहीं, नैरेटिव पोएम नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फ्री वर्ड्स होता है। वो पोएम जिसमें ना पेंटामीटर, एम्बिक पेंटामीटर, हेक्सामीटर ऐसे होता है, तो जो ना मीटर फिक्स हो और ना राइमिंग स्कीम फिक्स हो, वहाँ पे उस टाइप के पोएम को किस नाम से जानते हैं, फ्री वर्ज होता है, वो फ्री वर्ज होता है। यानी फ्री का मतलब ना तो उसमें राइम स्कीम होती है, ना राइम होता है, न ही राइम होता है और न ही क्या होता है, मीटर होता है। ऐसे वर्ड्स को या ऐसे वर्क को, पोएम को फ्री वर्ड्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ ब्लैंक वर्ड्स इज अ पोएटिक फॉर्म रिटेन ऑन, मान लीजिए ऑन द ब्लैंक पेज, मतलब ब्लैंक वर्ड्स किसे कहते हैं, क्या वो ऐसा वर्क होता है जो कि एक ब्लैंक पेज पे लिखा होता है इसलिए ब्लैंक पेज कहते हैं, तो नहीं। अभी हम लास्ट के कुछ क्वेश्चन में पढ़े हैं कि ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स क्या होता है। विथ ब्लैंक फीलिंग्स, क्या फीलिंग ब्लैंक्स होती है उसकी, नहीं। इन एम्बिक पेंटामीटर लाइन्स एंड राइमिंग विथ ईच अदर, क्या वो एम्बिक पेंटामीटर में होता है और उसमें राइमिंग स्कीम भी होती है, तो राइमिंग स्कीम नहीं होती है, उसमें राइम नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। हम लोग अभी पढ़े कि ब्लैंक वर्ज में क्या होता है, ब्लैंक वर्ज में केवल मीटर होता है, राइम स्कीम नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ब्लैंक वर्ज इन एम्बिक पेंटामीटर लाइन्स एंड अनराइम्ड, मतलब पेंटामीटर राइम्स होते हैं, मीटर होता है, और राइमिंग स्कीम क्या होता है, राइमिंग स्कीम प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब अनराइम्ड होता है वो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो परफेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न्ड डाउन। ग्लोब थिएटर ये क्या कब हुआ था, शेक्सपियर के टाइम में। शेक्सपियर के टाइम में ग्लोब थिएटर क्या हुआ था, बर्न डाउन हो गया था, यानी कि जल गया था। उस टाइम कुछ टाइम के लिए प्लेस जो है बंद हो गए थे, ड्रामा और थिएटर जो है क्लोज हो गए थे, क्योंकि ग्लोब थिएटर उस टाइम क्या हुआ था, बर्न डाउन हो गया था, जल गया था। अब वो कब हुआ था, ये घटना कब हुई थी, द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन विच ईयर, 1617, 1619, 1613 एंड 1609। तो ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन द ईयर 1613 और अगेन 1616 में ये शायद फिर से क्या हुआ था, रीओपन हुआ था। तो बर्न डाउन कब हो गया था, ये 1613 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन द ईयर 1613, 1613 ईस्वी में ग्लोब थिएटर जो है बर्न डाउन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एन एलिजी इज, एलिजी क्या होता है, क्या एलिजी हिस्टोरिकल पोएम होता है, क्या एलिजी फिगरेटिव पोएम स्टोरी होती है, या सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन होता है, या शॉर्ट स्टोरी होती है।
तो एलिजी मतलब होता है दुखांत घटना, दुखांत यानी सैडनेस से रिलेटेड स्टोरी या किसी चीज़ पे लेमेंटेशन या विलाप करना। लेमेंटेशन का क्या मतलब होता है? विलाप या दुख प्रकट करना, या किसी की मृत्यु पे उसको याद करके कोई पोएट्री लिख देना। दैट टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज एलिजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा सी, यानी कि एलिजी इज अ सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, या किसी की मृत्यु पे या किसी की याद में लिखी हुई कोई वर्क जो कि दुख में लिखी जाए, दैट इज नोन एज एलिजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है मिल्टन्स लिसिडस इज। मिल्टन का जो लिसिडस पोयम है वो क्या है? अ लिरिकल पोयम है, अ सोनेट है, नहीं, पर्सनल एलिजी है, नहीं, और पेस्टोरल एलिजी है। तो मिल्टन का जो वर्क लिसिडस है ये क्या है? लेमेंटेशन है एक तरीके का। अभी हम लोग पढ़े कि एलिजी जो होता है वो लेमेंटेशन होता है, और उनके फ्रेंड की डेथ के बाद लिखा हुआ, उनकी याद में लिखा हुआ ये एलिजी है। उनके फ्रेंड का नाम रहता है एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग। तो लिसिडस वॉज रिटन बाय मिल्टन इन मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, सो दिस इज नोन एज पेस्टोरल एलिजी। और ये किसके मेमोरी में, किसके लेमेंटेशन में लिखे थे ये? इन द लेमेंटेशन ऑफ एडवर्ड किंग, हिज यूनिवर्सिटी फ्रेंड। मतलब ये इनसे 1 साल जूनियर थे, लेकिन ये इनको यूनिवर्सिटी में मिले थे, और ये यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे इनके, जिनकी की अनचाही मृत्यु हो जाती है बिना समय के, और उस पर ये लिखी हुई एलिजी है। दैट इज नोन एज लिसिडस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 21। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्या है? ये लिटरेरी टर्म्स कह सकते हैं से रिलेटेड है, या तो आप कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच। वैसे ये लिटरेरी टर्म्स से क्वेश्चन है। व्हाट इज यूफनी? यूफोनी क्या होता है? क्या ये एक प्लीजेंट साउंड होता है, सीरियस साउंड होता है, बीटर साउंड होता है, मिक्स्ड साउंड होता है? तो यूफोनी होता है प्लीजेंट साउंड, और कैकोफनी एक होता है कैकोफनी, ये क्या होता है? ठीक इसका अपोजिट होता है, वो होता है हार्श साउंड। हार्श साउंड यानी कि कर्कश आवाज, कर्कश आवाज। ये कह सकते हैं प्लीजेंट साउंड या मेलोडी साउंड इज नोन एज यूफनी, मतलब जिससे मधुरता का आवाज, मधुर आवाज आए, जो स्वीटनेस फील कराए, वो यूफनी होता है। और कैकोफनी क्या होता है? कर्कश आवाज यानी हार्श साउंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स क्या होता है? तो बोनाफाइड मतलब होता है यथार्थ। क्या होता है? बोनाफाइड मीन्स होता है यथार्थ या वास्तविक। यथार्थ या वास्तविक, या बोल सकते हैं रियलिस्टिक। रियल या रियलिस्टिक मतलब जो प्रामाणिक हो, जो सत्य हो, दैट इज नोन एज बोनाफाइड। तो क्या ऑनरेबल होगा? नहीं। वेल मेड होगा? नहीं। रिम्यूनरेटिव होगा? नहीं। क्या हो जाएगा? इसका होगा जेन्युइन, यानी यथार्थ या वास्तविक या प्रामाणिक हो जो, दैट इज नोन एज बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स जेन्युइन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है डेडिडेंस। गिव द मीनिंग ऑफ डेडिडेंस, मतलब लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिस्करेजिंग, इम्परफेक्ट और ह्यूमिलिटी। तो डेडिडेंस मतलब होता है, डेडिडेंस मीन्स होता है लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इज नोन एज डिडिडेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 24।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एपेक्स। एपेक्स मतलब क्या होता है? चोटी, या कह सकते हैं अधोभाग, मतलब एकदम ऊपर ऊपर का शिखर, शिखर बिंदु बोल सकते हैं, शिखर बिंदु। तो इसके अकॉर्डिंग सिनोनिम क्या हो जाएगा? अंडरग्राउंड होगा नहीं, क्योंकि ये तो नीचे की बात हो गई, क्वालिफाइड नहीं होगा। और ग्रीड मतलब लालच होता है, वो भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? पीक, शिखर या अधोबिंदु, शिखर बिंदु, दैट इज नोन एज एपेक्स मीन्स पीक। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर द गिवन वर्ड एपेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। मतलब कोई वर्ड जो कि जिसको डिक्शनरी मीनिंग से देते हैं, कोई वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग जो होता है उसे क्या कहते हैं? एनोटेशन बोलते हैं, कॉनोटेशन बोलते हैं, डिग्रेशन बोलते हैं, या डिनोशन बोलते हैं? तो डिनोटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। मतलब किसी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग जो होता है उसे क्या बोलते हैं? डिनोटेशन बोलते हैं। एनोटेशन होता है, एनोटेशन मीन्स होता है टीका टिप्पणी, टीका या टिप्पणी। इसके मीन्स क्या होता है? डिनोटेशन मीन्स होता है डिक्शनरी मीनिंग। और कॉनोटेशन मतलब होता है, कॉनोटेशन मतलब संकेतार्थ, संकेत से अर्थ देने वाला, संकेतार्थ। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस। अब स्किन से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? तो स्किन से रिलेटेड होती है डर्मो, डर्म से स्टार्ट होता है। जैसे एक डर्मीकूल करके पाउडर आता है, वो क्या होता है? स्किन के लिए होता है। तो डर्मी से जो होता है, डर्म से जो रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड टू द स्किन। तो मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज मतलब स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित जो बीमारी होगी या उसके अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? तो डर्मेटोलॉजी। क्या नाम होगा? डर्मेटोलॉजी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ से एक्टिव पैसिव स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर। ये सेंटेंस दिया है और इसका पैसिव वॉइस हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। पैसिव वॉइस है ओपन द डोर, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव फाइंड आउट करना है। लेट द डोर बी ओपन, लेट अस ओपन द डोर, द डोर मे बी ओपन, द डोर इज टू बी ओपन। तो इज टू बी तो किसी भी कंडीशन में यहाँ पे नहीं होगा। क्या हो जाएगा? लेट अस नहीं होगा और द डोर मे बी ओपन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर या कमांड की बात हो रही है। तो लेट द डोर बी ओपन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट पैसिव वॉइस होगा ऑफ द गिवन सेंटेंस ओपन द डोर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सेंटेंस दिया हुआ है नीचे, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग विल बी। अब जो आगे सेंटेंस दिया हुआ उसका पैसिव वॉइस क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है इसका। दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द, उन्होंने या उन लोगों ने सा हिम उसे देखा क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये किस में है? पास्ट इंडिफिनिट में है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। और अब ये सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं किसमें जो है हिम का ही सब्जेक्ट के रूप में। एक जिसमें जिसमें नहीं है वो तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। मानी दे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, जबकि सब्जेक्ट के रूप में यूज़ है। पास्ट इंडिफिनिट है तो कंटिन्यूअस में बनेगा। तो यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है कि एक्टिव का सब्जेक्ट ही पैसिव में सब्जेक्ट में यूज़ कर दिया गया है।
दूसरा, द फेंस वॉज सीन बीइंग क्लाइंब, फेंस को चढ़ते हुए देखा गया था, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी सब्जेक्ट ही गलत है। अब बचता है ही सा देम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, और नेक्स्ट है ही वॉज सीन, यहाँ पे सा है यानी कि ये भी कंटिन्यूअस नहीं, तो ये यहीं से एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इंडेफिनिट है पास्ट का, तो कंटिन्यूअस में बनेगा। अब देखते हैं ही वॉज सीन, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आया, यहाँ वॉज हुआ और V3 का यूज हुआ, और क्लाइंबिंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया गया, क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो परफेक्ट आंसर है, पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आइए स्टार्ट कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वॉज बीटर कोल्ड। अब इसको एक करेक्ट ऑर्डर में रखना है, परफेक्ट ऑर्डर में रखना है, जो कि एग्जैक्ट मीनिंग दे, सही मीनिंग दे और परफेक्ट ऑर्डर में भी हो। तो इट वॉज बीटर कोल्ड, इसके लिए इट वॉज कोल्ड बीटरली, ये परफेक्ट अच्छी मीनिंग नहीं दे रहा है। इट वॉज ऑफुल कोल्डली और इट वॉज कोल्ड बीटर, इट वॉज बीटरली कोल्ड। तो सबसे एग्जैक्ट, सबसे परफेक्ट आंसर या सबसे सूटेबल क्या लग रहा है, अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इन वर्ड क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी, इट वॉज बिटरली कोल्ड। ये सबसे सीक्वेंस में परफेक्ट लग रहा है, अच्छे ऑर्डर में, कंप्लीट ऑर्डर में लग रहा है, जो कि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस इट वॉज बिटर कोल्ड, मीन्स इसका अप्रोप्रिएट ऑर्डर क्या होगा, इट वॉज बिटरली कोल्ड। आज यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। आगे जो भी सेशन लाएंगे उसमें सब में इस बात का ध्यान रखेंगे कि लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच और सारे राइटर्स के क्वेश्चंस उठाएंगे, और कोशिश करते हैं कि इसे 30 से 50 क्वेश्चंस तक लेके जाएं, मतलब 50 क्वेश्चंस पे हम क्लास बनाते हैं। धन्यवाद। क्लास ख़त्म होती है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को यदि कंटेंट अच्छा लगे तो।